नमस्कार, तार न्यूज देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरनी। तारीखी इशू में बात करेंगे पश्चिम बंगाल को लेकर। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी अमेरिकी नेता डोनाल्ड ट्रंप के प्रभाव में काम करते हैं और उन्होंने भारत के कृषि क्षेत्र, छोटे उद्योगों और डेटा को अमेरिका के हवाले कर दिया है। इन आरोपों के साथ राहुल गांधी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया और कहा कि मोदी और ममता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दूसरी ओर पीएम मोदी ने इन आरोपों के बीच बंगाल में विकास, रोजगार और सुरक्षा को बड़ा मुद्दा बनाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी, पलायन और भ्रष्टाचार बढ़ा है और भाजपा सरकार बनने पर डबल इंजन से विकास तेज होगा। इस बीच चुनावी हिंसा, टीएमसी सांसद पर हमला और भाजपा टीएमसी टकराव ने हालात को और भी गंभीर बना दिया है। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या देश की राजनीति में बड़ा बदलाव आने वाला है। और रुक करेंगे चर्चा में हमारे तीन खास मेहमान जुड़ चुके हैं और उनसे भी एक करके समझने की कोशिश करेंगे हर एक बात को। डॉक्टर अविरल मलिक है हमारे साथ, बीजेपी से स्पोक्स पर्सन। शान खान जी है हमारे साथ, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन। और दिनेश गेट है हमारे साथ, पॉलिटिक एनालिस्ट। सर धन्यवाद, शुक्रिया आप तीनों का समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शुरुआत करूंगा दिनेश जी से। दिनेश सर, किस तरह देखते हैं आप ये वाकई में अब बदलाव की बयार जो है ये बह रही है वेस्ट बंगाल के अंदर, या फिर पुराने चेहरों को ही जनता वहां पर चुनेगी, एक चीज। और दूसरा, जिस तरह से एलओपी ने कहा, राहुल गांधी जी ने कहा कि ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी और टीएमसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सर किस तरह देखते हैं इस चीज को आप? जी सैलरी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, राहुल गांधी के बयान को अगर सबसे पहले अगर बोला जाए तो अपने आप में देखिए, मतलब एक तरह से जो जैसे बोला जाए तो जैसे कि इनकी टीएमसी इनकी सहयोगी रही है और इंडिया गठबंधन में जैसे एक तरह से साथ में रहे हैं। उसके बाद में अपनी सहूलियत से सबका सब जो है अपना अपना एक जो है कोना पकड़ के अलग अलग हो गए। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से सहूलियत की राजनीति मैं इसको बोलूंगा कि जैसे इनके अधीर रंजन जैसे चौधरी जो थे, तो वो बार बार अपने तरीके से मतलब अपनी पार्टी का रुख भी रखते थे और टीएमसी के साथ भी चलने का काम करते थे। लेकिन टीएमसी ने कभी उनका भाव देने का काम नहीं किया। वो चीज पहली चीज। दूसरी बात ये मान के चलें कि जैसे अगर ये साथ में लड़ते तो बहुत बेहतरीन रहता, लेकिन साथ में नहीं लड़े, तो इसको लेकर के मान के चलें कि एक तरह से मतलब राहुल गांधी जो है वो भाजपा के सहयोगी की तरह से ही काम करने का काम करेंगे। और जितने वोट जैसे मान के चले, जैसे पिछली बार का जो चुनाव था 2021 का था ये, तो उसमें कांग्रेस को मिले थे करीब करीब 3% वोट। अब ये मान के चलें कि और जैसे कि मतलब भाजपा और टीएमसी के बीच में अंतर था करीब 10% वोट का। तो अब ये मान के चलें कि जैसे अगर ये 6 से 7%, 8% के आसपास अगर वोट शेयर अगर बन जाता है कांग्रेस का, तो वो सीधे सीधे पूरी तरीके से डेंट करने का काम करेगा टीएमसी को, क्योंकि टीएमसी का और कांग्रेस का वोट बैंक एक तरह से मान के चलें सीधा सीधा एक तरह से साझा, मतलब अगर बोले तो गलत नहीं होगा। पिछली बार जैसे कि जो मुस्लिम जैसे जो मतलब विधायक जो बने हैं, तो करीब करीब 42 थे वो। और 42 में से 41 जो थे वो टीएमसी के थे। और टीएमसी ने ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों को टिकट दी, और मतलब वो भी एक तरह से जो 85 जैसे एक तरह से जो मतलब एक तरह से मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, तो उस पर विशेष मतलब ध्यान देने का काम किया। हिंदू बाहुल्य जो क्षेत्र थे उसमें जब उनको लगा कि मतलब कि भाजपा का जनाधार जो है बढ़ रहा है, तो वहां पर सख्ती ऐसी की गई कि भाई वहां से जो लोग हैं जहाँ से उनको थोड़ा शक शुबा था कि यहाँ से ज्यादा वोट जो है भाजपा को पड़ेंगे, तो वहां पर सख्ती की गई कि भाई ज्यादा लोग जो हैं वो घरों के बाहर निकल नहीं पाए। लेकिन इस बार जैसे पिछली बार से जैसे 2021 के चुनाव से लेकर के और अभी इस बार का जैसे कि फर्स्ट फेज गया, सेकंड फेज अभी होना है, तो उसमें सीधा सीधा जो मतलब है कि जो बढ़ाव जो देखने को मिला करीब 11% का। अब वो 11% जो है वो एक तरह से गेम चेंजर साबित होंगे, वो तो पहली चीज। दूसरी बात एक और है कि जैसे जो लोग जैसे एक तरह से फ्री एंड फेयर एक तरह से मतलब अपना वोट कास्ट करने के लिए आए, तो उनका भी रुख थोड़ा बदला होगा। हालांकि ममता जी ने अपने तरीके से पूरा धमकीबाजी और सब चीजें करने की कोशिश की है जी। कि भाई जैसे कि सरकार हमारी आ रही है और ये सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह ये 4 दिन के खिलौने हैं, हम लोग आकर के बाद में उसका में हमारे साथ में आपको समय गुजारना है। वो एक तरह से सीधे एक तरह से ये था कि भाई सरकार मेरी आ रही है, अगर बाई चांस ये मान के चलने की खुदा न खास्ता कुछ अगर ऐसा वैसा कुछ अगर आप लोगों ने किया और हमारे खिलाफ अगर मैंडेट दिया तो आकर के मैं देख लूंगी। तो इस तरह की चीजें, लेकिन इसमें पूरे तरीके से जो शाबाशी के पात्र जो है मान के चले या प्रशंसा के पात्र जो है, वो इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल जो मतलब फोर्सेज जो है, तो उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस ने आकर के यहाँ पर जो एक तरह से भयमुक्त वातावरण जो है वो करने का जो काम किया, उसी से देखे साहिल जी पूरे तरीके से और वोटिंग प्रतिशत इतना 93% के आसपास जा पाया। तो इसको लेकर के और दूसरा पूरे तरीके से मान के चले, दूसरा जैसे विजन को लेकर लेकर चले कि जैसे भाजपा जो है तो उसने आकर के अपना पूरा रोड मैप देने का काम किया कि भाई किस तरीके से महिलाओं के लिए
किस तरीके से युवाओं के लिए, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम, किस तरह से रोजगार देने का काम करेंगे, उसका पूरा विस्तृत रोड मैप। और जैसे कि केंद्र की योजनाएं जो टीएमसी लागू नहीं की थी, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आवास जैसे कि देने का काम अगर कुछ हो गया। ममता जी ने ज्यादातर लोकल मुद्दों की तरफ बातचीत की है, आवास की बातचीत की है, लेकिन आवास के लिए अगर वाकई में चिंतित अगर होती हैं तो पीएम आवास योजना है, उस योजना क्यों लागू नहीं किया। और दूसरा, उसके अलावा मान के चलें कि बड़े बड़े उद्योग धंधे जो हैं पिछले 15 साल में ज्यादा उनका पलायन रहा। जैसे टाटा इंडस्ट्रीज है, जैसे उनका एक बहुत बड़ा प्लांट था, उसको वहां से यहाँ से उठा करके जैसे एक तरह से लेके चले गए पूरे जी। उत्तराखंड में। तो वो कहीं ना कहीं इसका सारा का सारा खामियाजा जो है, वो उसका सारा का सारा वो कह सकते हैं भाई नेगेटिव जो श्रेय जो था वो ममता जी को जाता है। और बहुत ही कम उद्योग धंधे हैं शायली, मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा कि इतना बड़ा प्रदेश और उसमें बहुत ही कम ऐसे मतलब उद्योग हैं जिसमें 100 या 100 से ज्यादा जो है लोगों को एम्प्लॉय करने की क्षमता हो। तो इसीलिए पूरी तरीके से जो आगे का विजन है उसके मतलब चलते एक तरह से भाजपा जो है उसको बढ़त मिलेगी। सत्ता में अगर नहीं भी आ पाए, बाई चांस ये मान के चलें किसी तरीके से सत्ता में मतलब है कि अगर नहीं आ पाती भाजपा, तब भी ये मान के चलें कि जैसे सत्ता से ज्यादा दूरी भी नहीं रहेगी। और फिर भी उस तरह से मान के चलें कि किसी भी तरीके से कुछ भी जो है, पहली बात तो ये रहेगी कि जैसे जहां तक अभी जो फिलहाल जो लग रहा है, तो कांटे की टक्कर वाली बातचीत है, चाहे टीएमसी है चाहे भाजपा है। लेकिन बहुत ज्यादा अंतर का फिलहाल नजर नहीं आ रहा, लेकिन बढ़त जो है वो स्पष्ट तरीके से जैसे 77 से और आगे की जितनी सीट पे गई है, तो सारी जी। सारी एक तरह से विन विन सिचुएशन हर सूरत में भाजपा के लिए है। ठीक है जी। सर, मैं रुक करूंगा दोबारा आपका। शान खान जी का मैं रुक करना चाहूंगा। सर, जो आरोप लगाए गए हैं उनका क्या प्रमाण है ठोस तरीके से? क्या समझते हैं, क्या पक्ष रखते हैं? कृषि क्षेत्र को अमेरिका को बेचने का दावा किस आधार पर समझते हैं? डेटा ट्रांसफर को लेकर आपके पास क्या प्रमाण है जिसपे इतने बड़े बड़े आरोप जो है लगा दिए जाते हैं? और जिस तरह से वहां पर वोटर्स को बांधने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस द्वारा, क्या लगता है कि आपको कि ये बिल्कुल एक सही दिशा में सही कदम है? क्योंकि कांग्रेस आजादी के बाद वहां पर अपना वर्चस्व कायम कर पाई थी और उसके बाद 1967 के बाद वहां पर बहुत मुश्किल आई है कांग्रेस को। पिछली बार तो खाता भी नहीं खुला था सर। देखिए साहिल जी, पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ, पूरी मजबूती के साथ और पूरी आक्रामकता के साथ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के हिंसा का, तृणमूल कांग्रेस और भाजपा की नफरत की राजनीति का, तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के ध्रुवीकरण की राजनीति का मुकाबला कर रहे हैं। और बंगाल को एक विकल्प के रूप में हमने अपने प्रत्याशियों को उतारा है। और हमारे प्रत्याशी जो उतरे हैं उससे प्रभाव ये पड़ा है कि पश्चिम बंगाल में लड़ाई कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच है। भाजपा तो कोई लड़ाई में है ही नहीं, केवल ये हवा हवाई भाषणबाजी चल रही है, अन्यथा भाजपा वहां की लड़ाई से बाहर हो चुकी है। अब रही बात तृणमूल कांग्रेस और भाजपा की जो नूरा कुश्ती चल रही है, यदि हम देखें तो ये जो दोनों दल हैं, इनकी विचारधारा हो सकता है कुछ अलग अलग हो, किंतु इनकी काम करने के तरीके और इनकी मानसिकता एक ही जैसी है। दोनों दल एन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना चाहते हैं, चाहे उसके लिए हिंसा का प्रयोग करना पड़े, चाहे उसके लिए नफरत फैलाने का सहारा लेना पड़े। तो हम इन दोनों दलों के अतिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसके बाद पूरा देश देखेगा कि कांग्रेस पार्टी ने कैसे इन दोनों दलों के अतिवाद को, इन दोनों दलों की नफरत की राजनीति को, इन दोनों दलों के हिंसा को कैसे रोकने का काम किया है। हमने पश्चिम बंगाल के जी। चुनाव में जनता के मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस की सरकार की विफलता रही हो, चाहे वो केंद्र के भाजपा की सरकार की विफलता रही हो। दोनों सरकारों की पोल खोलने का हमने काम किया है और दोनों सरकारों से पश्चिम बंगाल की जनता त्रस्त आ चुकी है। जिस प्रकार से ये दोनों दल वास्तविक मुद्दों पे चर्चा ना करके केवल और केवल नूरा कुश्ती करते हैं, केवल और केवल ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिससे कि बंगाल में विवाद पैदा हो, बंगाल में अपवाद पैदा हो, बंगाल में नई नई ऐसी बहसें छिड़ जाएं जिसका कोई महत्व ना हो। बंगाल में इस प्रकार की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ये बांग्ला संस्कृति और परंपरा के खिलाफ काम कर रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस पार्टी बांग्ला संस्कृति और बांग्ला परंपराओं को बचाने के लिए इस चुनाव में दमखम से उतरी है। ठीक है, मैं रुक करूंगा दोबारा सर आपका। डॉक्टर अविरल मलिक जी, अ, आरोप है भाजपा और टीएमसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और कोई कामकाज वहां पर भाजपा ने नहीं किया है। भाजपा को वहां पर नकार दिया गया है जनता द्वारा।
जी। देखिए, जहाँ तक विषय एक तरीके से कांग्रेस पार्टी का और एक तरीके से अगर बात कर ली जाए मुख्य रूप से, तो मैं समझता हूँ तृणमूल कांग्रेस की बात किया जाना उचित है, क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी वेस्ट बंगाल में सत्ता में भी नहीं है, और उसके साथ साथ जहाँ तक विषय है कांग्रेस का, तो हम तो अधीर रंजन चौधरी जी को मानते हैं, और अधीर रंजन चौधरी जी हमेशा एकदम ममता दीदी से लड़ने का काम पूर्ण रूप से करते हैं धरातल पे। अब वो कांग्रेस का एक अलग स्टैंड है, लेकिन मैं कांग्रेस पे जाना नहीं चाहूंगा। जहां तक विषय एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारा स्पष्ट मानना है विकास की बात होनी चाहिए, डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, गरीबों की बात होनी चाहिए, और उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है, और उसी के आधार में मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से कार्य होना चाहिए गरीब पीड़ित शोषित वंचित के हित में। और जहां तक विषय वेस्ट बंगाल का, तो वेस्ट बंगाल में अगर बात कर जाए मुख्य रूप से ममता दीदी की सरकार की, तो लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। अब लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की जाए और पूर्ण रूप से धरातल की बात कर ली जाए, तो किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था वहां पूर्ण रूप से चरमराई हुई है, खराब है। उसके साथ साथ डेवलपमेंट के विषय पे टीएमसी की सरकार जीरो है। अब जहां तक विषय अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट के विषय पे भी जिस तरीके से हाईली अनएम्प्लॉयमेंट अगर बात कर ली जाए, तो पूरे वेस्ट बंगाल में बढ़ी हुई है बेरोजगारी, रोजगार मिल नहीं रहा है, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। और जहां तक विषय है एक तरीके से वहां के किसानों का जो मुख्य रूप से है, तो किसानों के हित में फैसले जो टीएमसी को लेने चाहिए वो नहीं लिए जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं उनका लाभ वहां नहीं पहुंचता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का नाम बदल दिया जाता है। तो जो धरातल पे हो रहा है बिल्कुल स्पष्ट है, ममता दीदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम चल रहा है उससे वहां की जनता खुश नहीं है, और दीदी के खिलाफ वोटिंग करने का काम वहां के वोटर, सम्मानित लोग, सभी सम्मानित नागरिक मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से कर रहे हैं। और जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार वेस्ट बंगाल में बनेगी, क्योंकि दीदी तो एमएलए पिछली बार भी नहीं बनी थी, एक फैक्ट है। ममता दीदी को हराने का काम शुभेंदु अधिकारी जी ने किया था। और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति स्पष्ट है, जनता के बीच में है, और किसी की आलोचना करना ये हमारी पॉलिसी नहीं है। हमारी पॉलिसी है, और यही होनी चाहिए मुख्य रूप से, विकास करना, डेवलपमेंट की पॉलिसी के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ जमीनी स्तर पर कार्य करना, यही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। और इसे इंप्लीमेंट करने का काम सरकार बनने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी 100% करेगी। केवल एक तरीके से किताबी बातें या फिर एक तरीके से फाइलों को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी ऐसा कतई नहीं है। उसे इंप्लीमेंट ग्राउंड पे किस तरीके से किया जाए, एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, इसकी भी हम चिंता करेंगे। जी ठीक है, मैं सर करूंगा दोबारा, मैं दिनेश सर करूंगा। अच्छा दिनेश सर, क्या डबल इंजन की जो मॉडल है वो मतदाताओं को आकर्षित कर रहा है वहां पर, जिस हमने बम्पर वोटिंग देखी है? पिछली बार हम यही बात कर रहे थे कि पूरे देश में आज तक इतने परसेंटेज नहीं आई है वोटिंग की कभी भी। तो क्या ये आकर्षित कर रही है मतदाताओं को? क्या कांग्रेस इस चुनाव में प्रासंगिक भूमिका निभा रही है सर? देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि डबल इंजन की सरकार की जैसे आपने बातचीत की, तो 100% देखिए लोगों का कुछ ना कुछ रुझान जरूर है। क्योंकि जिस तरीके से जो विजन, जैसे कि जो डॉक्यूमेंट जो पेश किया दोनों पार्टीज ने, कांग्रेस देखिए कहीं ना कहीं, जैसे जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं उनकी बात का सम्मान करता हूँ। हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को इतना ही जोश के साथ अपनी बात रखनी चाहिए, चाहे कहीं पर उनका जमीन पे चाहे एक दिन का भी ना हो, लेकिन पूरी तरीके उसको भी बताना चाहिए कि भाई हमारी सरकार और मुख्यमंत्री हमारा ही बनेगा। लेकिन काश अगर इस तरीके से जमीन पे कार्यकर्ता होते, और इस तरीके से जमीन पे अगर ये कार्यकर्ता सभी के सब बीड़ा उठाते, तो शायद बातचीत अलग होती। लेकिन फिलहाल जो चीजें, वो जो जोश है नीचे उतना नहीं है ऐसे। अभी जैसे श्रीरामपुर के अंदर जो सभा भी रही इनकी, राहुल गांधी जी की, तो वो शहर से बाहर की तरफ कहीं थी, और धूप में लोग जो थे कहीं ना कहीं इधर मतलब भागते दौड़ते, जैसे कि मेरे ख्याल 1:30 बजे का समय था। लेकिन राहुल गांधी शायद पहुंचे मतलब करीब 2 घंटे या 3 घंटे बाद उसके पहुंचे। और जब पहुंचे तो 17 मिनट के आसपास उनका भाषण रहा। और उसमें भी जैसे एक तरह से जो जिस तरह की उन्होंने बातें बोली, तो उसमें ठीक है कि थोड़ी बहुत जो चीज जो रही, इससे ज्यादा लोगों को अपेक्षा थी। और लोग उस टाइम पे गर्मी और उमस के अंदर परेशान थे, कहीं ना कहीं छाव तलाशते नजर आए। तो वो उतना ज्यादा प्रभाव उसका नजर नहीं आया। तो उनको बोलना पड़ा कि भाई कहीं ना कहीं आप लोग अगर इसमें अगर तुलना हमारी जो रैली की या सभा की अगर कांग्रेस से भाजपा से करेंगे, तो आपको थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन इस तरह की चीजें नहीं, हम लोग पूरे जोश से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। और करीब करीब वो उस सीट पे, जैसे कि श्रीरामपुर जो सीट है, तो उस पे मतलब के लिए करीब 96 में पिछली बार वहां पर कांग्रेस आई थी। 96 से लेकर के वहां पर एक तरह से इनके लिए पूरा सूखा रहा। तो अब किस तरीके से आएंगे क्या आएंगे, वो देखिए इनकी अपनी रणनीति होगी, अपनी पार्टी की होगी, मैं शुभकामनाएं सिर्फ दे सकता हूँ। लेकिन 100% देखिए ऐसे है कि जनता के बीच में है, और सिर्फ जो मैच जो है वो दोनों मतलब पार्टीज के बीच में है। भाजपा होगी और टीएमसी होगी। टीएमसी की चीजें जो है, जैसे 3 बार वो सरकार में रह चुकी हैं। पिछली बार जैसे कि जो इनका कार्यकाल जो रहा 2021 से लेकर 26 के बीच में खासकर, तो उसमें काफी सारा जैसे इस तरीके से जो चीजें देखने को मिल रही है नेगेटिव, तो उसको देख करके जनता के बीच में कहीं ना कहीं रोष है।
और दूसरी बात है, जैसे मैंने आपको बताया था कि केंद्र की जैसी योजनाएं बहुत सारी थी, तो उसको लेकर के भाजपा देखिए ऐसा है कि किसी भी चीज को लेकर के और बहुत नीचे तक सूक्ष्म स्तर तक माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह के मैनेजमेंट बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। और बूथ स्तर तक जो जाकर के जो चीजों का प्रचार करने का काम जो करती है, तो उससे बेहतरीन तरीके से लोगों तक मतलब बात पहुंचती है। क्योंकि देखिए सीधे तरीके से साहिल जी, अगर जैसे गली में एक आदमी को रोज अगर आप दिन में 3 बार अगर नमस्ते भी करेंगे, तो चौथे दिन कहीं ना कहीं उसका झुकाव आपकी तरफ कहीं ना कहीं होगा। तो उसी तरीके से मान के चलें कि जैसे भाजपा ने अपना चुनावी जो मैकेनिज्म जो है, इलेक्टोरल जो मैकेनिज्म है, वो बेहतरीन है उस तरीके से, तो उस मामले में कहीं ना कहीं टीएमसी तो फिर भी देखिए से कहीं ना कहीं दीदी जो है उसका कनेक्ट नीचे जमीन तक है। चुनाव मतलब असल मायनों में जैसे कि 5 जून जो चल रहा है, वो उसमें असल चुनाव जो कह सकते हैं मतलब वो एक तरह से बंगाल में ही है, क्योंकि दोनों पार्टी दमदार हैं, दोनों पार्टीज ने नीचे तक अपने बूथ स्तर तक जो है अपनी पैठ बनाई हुई है। इस मामले में कांग्रेस कहीं ना कहीं लैग बिहाइंड करती है। कांग्रेस ने उस तरीके से अपना बूथ स्तर पे जो इनका मैकेनिज्म है कहीं ना कहीं ढीला पड़ता है। इसको मजबूत कर ले तो देखिए फाइट में आ पाएंगे। अभी फिलहाल फाइट में बहुत लंबा चौड़ा कांग्रेस उस तरीके से नहीं है ऐसे। तो अभी के हिसाब से जो मैं देखता हूँ उस तरीके से कि देखिए लोगों के बीच में ये है कि अगर जैसे कि भाजपा अगर सत्ता में आती है, अब वो कितना देखिए अंतर कितना रहता है क्या रहता है वो सब चीजें अलग, जैसे मैंने बताया थे। तो अभी बहुत मतलब एक तरह से स्पष्टता इसी की है थोड़ी बहुत से कि इसमें लोगों ने एक तरह से बढ़ चढ़ के चुनाव में हिस्सा लिया। और चुनाव में जब इतना बड़ा जब बदलाव होता है, इतना ज्यादा अंतर जब देखने को मिलता है, तो वो हमेशा ज्यादातर बदलाव के लिए होता है। अब बदलाव किस तरीके से क्या है क्या नहीं है वो सब चीजें तो उसमें देखने को 100% वही चीजें हैं कि भाजपा जैसा अगर आती है तो हमें इससे बेहतर सुख सुविधाएं मिलेंगी। केंद्र से सीधा सीधा एक तरह से जो चीजें हैं वो एक तरह से निरंतर जो बहती रहेंगी यहाँ पे ऐसे, तो वो सभी चीजों को लेकर के ओवरऑल जनता के बीच में बड़ा पॉजिटिव सेंटीमेंट है। सीट्स कितनी आती हैं, 77 से बढ़ के कितनी आएंगी, 125 आएंगी, 170 आएंगी, 180 आएंगी, या 155 पे आती हैं, कितने आती हैं, लेकिन 100% ये मान के चले कि सत्ता में नहीं आए तो फिर मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल नजदीक रहेंगे। बहुत रेजर थिन मामला रहेगा। बाकी अदरवाइज जैसे अभी तक के हिसाब से चीजें हैं कि सत्ता में ही आने के फिलहाल लग रहे हैं चांसेस। बाकी आगे क्या बोला जाए वो सब समय के उसमें गर्म है। ठीक जी है सर। साहिल जी। शान खान जी, क्या कांग्रेस के पास कोई बंगाल के लिए कोई स्पष्ट नीति है विकास योजनाओं की? क्या टीएमसी के साथ आपके जो संबंध है वो स्पष्ट क्यों नहीं होते? वो कुछ समझ से परे हैं, लगता नहीं है ऐसा कि जनता के बीच में भी कहीं ना कहीं ये संशय बरकरार है? देखिए साहिल जी, जो बांग्ला जनमानस है वो कभी भी भाजपा की विचारधारा को, संघ की विचारधारा को स्वीकार नहीं करेगा। पिछले 10 वर्षों में भाजपा ने, मोदी जी ने, अमित अमित शाह ने बंगाल में नफरत फैलाने का काम किया, हिंसा फैलाने का काम किया। उसके बावजूद भी जनता ने इनको नकारने का काम किया है। और भाजपा कभी भी तृणमूल कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सकती है, ये सब जानते हैं। इसीलिए कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम से इस चुनाव को लड़ रही है और भाजपा को बंगाल से भगाना है, तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से हटाना है और जनमानस की सरकार बनाना है, ताकि बंगाल की जो महान संस्कृति है, जो महान परंपरा है, उसको बचाया जा सके। क्योंकि ये दोनों दल बंगाल में उन्माद की और विवाद की राजनीति कर रहे हैं और लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दों से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हम वास्तविक मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जो अपनी घोषणाएं की, हमने जो अपनी गारंटियां दिखाई, उससे बंगाल की जनता उत्सुक है और वो कांग्रेस की तरफ देख रही है। क्योंकि बंगाल की जनता देख रही है कि बंगाल को जिस प्रकार से अखाड़ा बना दिया गया भाजपा और तृणमूल कांग्रेस द्वारा, बंगाल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। किंतु सत्ता के लोभ में, सत्ता की लालच में और सत्ता की लालसा में इन दोनों दलों ने बंगाल के नाम को पूरे देश में और पूरे विश्व में नीचा दिखाने का काम किया है। इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन करेगी और भाजपा कतई बंगाल की सत्ता में नहीं आने वाली है। कांग्रेस पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी और मैं दोबारा कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में ऐसा प्रदर्शन करेगी कि इन दोनों दलों के उन्माद पर, इन दोनों दलों की हिंसा पर और इन दोनों दलों की जो गंदी राजनीति है उस पर लगाम लगाने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं लगता? क्योंकि देखिए, मुस्लिम वोटर को बांधने की बड़ी कोशिश की जाती है कांग्रेस द्वारा, ये अक्सर देखा है। तो ऐसा ना हो कि टीएमसी का वोट टूट जाए, वो कांग्रेस सीट्स ले जाए, तो फायदा उसका बीजेपी को हो जाए। देखिए साहिल जी, हम नागरिकों को हिंदू और मुसलमान के चश्मे से नहीं देखते हैं। हर मतदाता हमारे लिए नागरिक है और जो हमारी नीतियों को पसंद करता है, हमारी नीतियों का समर्थन करता है, सर, वो इस किसी भी धर्म, जाति या समुदाय। एक सवाल जोड़ लेता हूँ सर इसके साथ में। फिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों लाया गया था सर 1991 में? क्या कह रहे हैं आप? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों लाया गया था सर? कांग्रेस ही लेके आई थी एक विशेष समुदाय को बांधने के लिए सर।
नहीं 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 नहीं, जी सर। उसको आप गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी भारत का इतिहास है, भारत में बहुत सारे युद्ध हुए और उन युद्धों में बहुत सारे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो विवादित हैं, जी और सर। उन विवादों को पुनः पुनः जीवित करके देश में नफरत ना फैलाई जाए, देश में दंगे ना कराए जाए, देश में हिंसा ना कराई जाए, इसके लिए लाया गया था। उसको आप दूसरा अर्थ मत दीजिए। उसका क्या अर्थ है और वो कानून क्यों बनाया गया था, आप उसको पहले पढ़िए। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर। मैं ये बातें अब मैं दिनेश सर से भी पूछ लूंगा, जवाब वही देंगे इस बात का। मैं डॉक्टर अविरल सर के पास जाता हूँ। डॉक्टर अविरल, अ, भाजपा नहीं जीत पाएगी, ये साफ तौर पर कांग्रेस जो है ये हमेशा कहती आ रही है। पर बात ये भी है, चुनौती तो कहीं ना कहीं भाजपा को है ही, क्योंकि जिस तरह से वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी की पकड़ है, जिस तरह से वहां पर क्लब सिस्टम भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर पाड़ा क्लब्स वहां पे हैं, फिर मोहल्ला क्लब मोहल्ले के अंदर जो बनाए गए हैं, तो वो एक बड़ी अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, मुझे तो अब लग रहा है एक तरीके से शायद कांग्रेस पार्टी अच्छी सीट्स ले जाएगी टीएमसी से। जो वहां की स्थिति है, जो शान खान जी को अगर सुन के लग रहा है, लेकिन जहां तक विषय भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। लेकिन हाँ, नंबर 2 पे कांग्रेस आती है या टीएमसी आती है, वो एक अलग विषय है। वो एक तरीके से कांग्रेस और टीएमसी के बीच की एक लड़ाई है, वो रह सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसमें कोई किसी रूप में संदेह नहीं है। मजबूती के साथ हम सरकार बना रहे हैं, जी। लेकिन 2 या 3 की जो एक तरीके से लड़ाई है, वो टीएमसी और कांग्रेस के बीच रहेगी। ठीक है सर। दिनेश सर, मेरे आपसे सवाल रहेगा सर, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो लाया गया था वो किस लिए लाया गया था? सर देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था वो ये था कि किसी तरह के धार्मिक उन्माद जो है उसको किस तरीके से, जैसे कहाँ पर बैलेंस करने का काम करें, उसको एक तरह से फ्रीज करने का काम किया गया हाँ था। सर, कि वो जो ठीक है, पर 19 उसको उस दौरान जो था इतनी जल्दी में क्यों? नहीं नहीं था, आ रहा हूँ, उसी उसी बात कर रहा हूँ। उसका मूल उद्देश्य जो था वो ये था, उसमें जैसे कि 1947 में 15 अगस्त को, और जिस तरीके मतलब से जो उसकी यथास्थिति जो है उसको बरकरार रखने के लिए, लेकिन मिसयूज करने का काम, यानी कि ये मान के चले कि जैसे बाबरी मस्जिद वाला जो किस्सा जो था उसको किस तरीके से कर्टेल करने का काम, और किस तरीके से जैसे मान के चले कि अपनी चीजों को एक समुदाय विशेष के खैरख्वाह बनने के, वेलविशर बनने को लेकर के कांग्रेस ने ये मतलब उद्देश्य था उसको लेकर के, और ये एक्ट ला करके खड़ा किया था सामने। जबकि इसकी जरूरत ही नहीं थी वो, क्योंकि उससे पहले भी देखिए वर्शिप तो 100% जैसे उससे पहले भी चल रहा था। जो पुरानी जैसे कि कितने मतलब की मज़ारें होंगी उन पे, और सभी जो मतलब बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी जाते हैं। और उसी तरीके से जो मंदिर थे जिन पे जैसे कि पूजा पाठ जो पहले होता था होता रहा था उसे, लेकिन उसी को लेकर के एक तरह से मिसयूज करने का काम और पोलराइज करने के लिए एक तरह से, और इस एक्ट को ला करके खड़ा किया गया था कि भाई इस तरीके से, और काफी आलोचना भी हुई थी। हिंदू वर्ग ने खासकर इसी को लेकर के काफी आलोचना की थी। और उसी को लेकर के उस दिन एक तरह से ऐसा मतलब एक तरह से खूंटा गाड़ दिया गया था, जिसमें कि एक तरह से परमानेंट जो है वो एक खाई, मतलब जो कि ना पाटने वाले, जिसको मतलब पाटना बड़ा मुश्किल हो गया उसको, तो उसको करने का काम वो किया गया उस कांग्रेस सरकार की जो उस टाइम 1991 में जो थी। तो उन लोगों को लेकर के उसी को लेकर खड़ा किया था भाई, कहीं ना कहीं एक तरह से सीधा सा मैसेज सिर्फ ये देने के लिए कि मुस्लिम्स की सबसे बड़ी जो है और खैरख्वाह और वेलविशर की पार्टी है। जबकि स्थिति जो थी उसमें उससे भिन्न थी, कोई लंबा चौड़ा किसी को लेना कुछ नहीं था। बहुत सारी जगह पे, जैसे मैं उदाहरण सीधे तरीके देता हूँ, जैसे कि मतलब मान के चले मथुरा की बातचीत अगर करें, तो मथुरा में ये मान के चले कि जैसे मतलब एक जो कृष्ण जी के जो कपड़े जो है, वृंदावन में भी इस तरीके से है कि जो कपड़े जो है वो पहले से ही जैसे कि एक तरह से मान के चले कि जो मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं वो सिलने का काम करते हैं, और जी। पूरी तरीके से उन्हीं के यहाँ से मलाने का काम होता है। इसी तरीके जैसे कि मतलब कि कई जगह और इस तरीके से हैं जहाँ पर जो मुस्लिम परिवार है वो अपना देख रेख करने का काम करते हैं, और मतलब मुस्लिम परिवार की तरफ से कोई चीज पहले आती है, कोई जी। जैसे प्रसाद का कोई हिस्सा है या और कुछ चीजें हैं, वो सब चीजें होती हैं। तो वो देखिए सामाजिक जो ताना बाना है उसको बिखेरने का काम, और सिर्फ ये था कि एक मतलब फूट डालो राज करो वाली नीति है कि भाई कहीं ना कहीं जैसे एक तरह से जो तुष्टीकरण जो है उसको करके और एक समाज विशेष को अपने पीछे करने के लिए, और उन वोटों के बीच में सीधे तरीके से खासकर मुस्लिम वोट जो है उनको सिर्फ ये मैसेज देने के लिए और उनको अपने पीछे लिए अपने पॉकेट का वोट बनाने के लिए, और सिर्फ ये कार्य मतलब किया गया था। अदरवाइज इसकी कोई ऐसी तो लंबी चौड़ी ना आवश्यकता थी। जैसे चल रहा था हजारों साल से हमारे यहाँ का जो जैसे कि जो तरीका जो था, मतलब वर्शिप का ले लें या जैसे कि सामाजिक जो सौहार्द जो था, और गंगा गंगा जमनी जो तहजीब थी, उसमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ा था। फर्क जी। पड़ा तो इन्हीं चीजों से फर्क पड़ा, और उसके बाद ही चीजें क्या किस डायरेक्शन में जाती चली गई, उसको लेके अभी तक वाद विवाद कहाँ कहाँ किसके बाद कितने खड़े हुए। अगर हम लोग देखें कि उससे पहले कोर्ट्स में कितने वाद विवाद हैं, और उसके 1991 वर्शिप एक्ट के बाद में कितने वाद विवाद हैं, ये खुद देख लें, फर्क अपने आप पता लग जाएगा। हजारों की संख्या में वाद जी। विवाद जो है अलग अलग
लोकल लोकल स्तर के जैसे कोर्ट्स हो गए या सुप्रीम कोर्ट हो गया, उन जगह पहुंचे ऐसे। उससे पहले ऐसे कोई थी नहीं, ऐसे एक ही जगह पे सब में होली खेलते थे, ईद मनाते थे, सभी तरह की चीजें होती थी, ताजिए निकलते थे। लेकिन उसके बाद जो चीजें हुई तो वो देखने की बात है। तो कहीं ना कहीं देखिए ऐसे है कि वो सिर्फ सिर्फ एक शब्द में अगर कहा जाए, एक लाइन में अगर कहा जाए, तो वो पूरे तरीके से सिर्फ वोटों का विभाजन करने के लिए और सिर्फ अपनी गंदी जो राजनीति जो थी उसको हवा देने के लिए था। बाकी इसके अलावा कोई लंबा चौड़ा मुझे उसमें औचित्य नजर नहीं आता। जी। शान खान जी, आप अब जवाब देना चाहेंगे जो बातें रखी हैं सर ने? देखिए जी। देखिए देखिए साहिल जी, या तो जो उपासना स्थल का जो अधिनियम है, या तो उसको सही ढंग से आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, या तो आप जानबूझकर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। उपासना स्थल अधिनियम किसी एक धर्म के लिए नहीं है। वो सभी धर्मों के धार्मिक स्थलों पर लागू होता है, और वो इसलिए बनाया गया ताकि कोई एक दूसरे के धार्मिक स्थल पर कोई विवाद ना पैदा करे कि नहीं पहले तो ये था, इसीलिए इसको इसका चरित्र या इसका स्वरूप बदलना चाहिए। तो इस प्रकार से विवाद पैदा करके देश में नफरत ना फैलाई जाए, देश में हिंसा ना फैलाई जाए, दंगे फसाद न कराया जाए, इसीलिए यथास्थिति बनाए रखने का कानून बनाया गया था। तो उसमें ठीक है कोई सर। भी आपत्तिजनक चीज नहीं है, उसमें कोई आपत्तिजनक चीज नहीं है। देश में ठीक है सर। शांति बनाए रखने के लिए यदि कोई कानून बनाया जाता है तो वो देश हित में होता है, ना कि किसी तुष्टिकरण के लिए, ना किसी एक धर्म के लिए होता है। वो सभी धार्मिक स्थलों के लिए लागू है। ऐसा नहीं कि केवल मुस्लिमों के लिए है, वो उसमें हिंदू भी है, उसमें सिख भी है, उसमें ईसाई भी है, बिल्कुल बिल्कुल। सभी धर्म के धार्मिक स्थल उसमें आते हैं। इसीलिए किसी एक धर्म के लिए नहीं बनाया गया था वो। जी। ठीक है सर। डॉक्टर अब्दुल मलिक, आपका क्लोजिंग कमेंट सर। जी। देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से जो आज का आपका मुद्दा है वेस्ट बंगाल इलेक्शन, तो निश्चित रूप से अगर बंगाल इलेक्शंस की बात कर ली जाए तो वेस्ट बंगाल के अंदर जो असल मुद्दे हैं, जो असल फैक्टर्स हैं, जो धरातल पे काम कर रहे हैं, चुनाव में काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट है। गरीब से जुड़ा हुआ जो विषय है, दलित से जुड़ा विषय है, और जो असल मुद्दे हैं, धरातल के मुद्दे हैं, डेवलपमेंट का विषय है, और एक तरीके से नए बंगाल की बात है, मजबूत बंगाल की बात है, नंबर एक बंगाल की बात है। इसके आधार पर निश्चित रूप से बंगाल की जनता ने वोट दिया है। और जहां तक विषय बंगाल की संस्कृति को संजोए रखने का सवाल, उसके आधार पर वेस्ट बंगाल की जनता ने वोट दिया। और जो ये बम्पर वोटिंग हुई है, ये स्पष्ट इंडिकेशन है कि एक तरीके से अंधेरा ठीक। छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। जो अटल जी की परंपरा, जो अटल जी के द्वारा कहे गए शब्द हैं, वो निश्चित रूप से बंगाल में इस बार चरितार्थ होंगे, इसमें कोई दुराय नहीं। ठीक है सर, धन्यवाद सर समय देने के लिए। डॉक्टर अब्दुल मलिक आपका भी, और शान खान सर आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। दिनेश सिंह सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, कीमती समय साझा करने के लिए, और काफी अहम बातें हमने रखी हैं। अब देखते हैं आखिर चुनावों में क्या कुछ निकल के सामने आता है। पश्चिम बंगाल का चुनाव अब सिर्फ राज्य की सत्ता की लड़ाई नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा मंच बन चुका है। एक तरफ राहुल गांधी के गंभीर आरोप हैं, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी विकास और बदलाव का वादा कर रहे हैं। चुनावी हिंसा और तीखी बयानबाजी ने माहौल को और गर्मा दिया है। अब फैसला जनता के हाथ में है, क्या वे आरोपों पर भरोसा करेगी या विकास के दावों पर। 4 मई के नतीजे सिर्फ सरकार नहीं बल्कि देश की सियासी दिशा भी तय करेंगे। दारियल इशू में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।